गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। दो चीज़ें हम इसके अंदर लेंगे। आपने पढ़ा है कि पौधों के अंदर उपस्थित जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में है जो रंध्र पाए जाते हैं और उनके खुलने और बंद होने का मैकेनिज़्म है वह आप भली भांति से पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला है कि स्टोमेटा जो ओपनिंग और है जिसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उन कारकों के अंदर वायुमंडलीय आर्द्रता पहली है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जब वातावरण के अंदर एटमॉस्फेयर यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि पानी की मात्रा हवा के अंदर अधिक होती है, तो उस स्थिति के अंदर स्टोमेटा है जो खुले रहते हैं। और खुले रहने की वजह से क्या होता है कि पौधों के द्वारा अंदर से बाहर की तरफ है जो ज़्यादा पानी बाहर निकलता है। सेकंड है इसके अंदर लाइट है जो रंध्र को सामान्यतः प्रकाश में खुलते हैं, प्रकाश के अंदर ही रंध्र खुलते हैं और अंधकार के अंदर बंद हो जाते हैं। ये क्रिया है जो नीले एवं लाल प्रकाश में संपन्न होती है। नीले प्रकाश में स्टार्च अथवा फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल जो कि जल अपघटन से कार्बोक्सीकरण की क्रिया को बढ़ा देती है और बढ़ाने के कारण है जो यह है जो प्रकाश है जो आवश्यक होता है, तो इसकी आवश्यकता है जो इसको खुलने के लिए ज़रूरी होता है। टेम्परेचर, इसमें जल अपघटनी यानी कि तापमान के अंदर जलोढ़ विकारों की सक्रियता यानी उच्च तापमान पर बढ़ जाती है। जब उच्च तापमान पर बढ़ेगी तो इसी का मतलब है कि रंध्र खुल जाते हैं। और अत्यधिक उच्च तापमान के समय के अंदर है यानी कि ज़्यादा तापमान हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। मध्याह्नवादी जो प्रक्रिया होती है वह मध्याह्नवाद यानी कि स्टोमेटा है जो बंद हो जाते हैं। सामान्यतः 0 डिग्री अथवा इससे नीचे के तापमान पर प्रकाश में रंध्र भी बंद रहते हैं, यानी कि अधिक टेम्परेचर हो और कम टेम्परेचर हो तो दोनों में ही है जो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक गैसीय कारक है जो कि वातावरण के अंदर उपस्थित होता है। इसकी सांद्रता बढ़ जाने के से अंधकार एवं प्रकाश दोनों में ही रंध्र बंद हो जाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि उच्च CO2 की सांद्रता से द्वार कोशिकाओं में pH घट जाता है और pH घट जाता है और शर्करा और स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। शर्करा जो स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है, इसका मतलब है कि पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण है जो वहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है इसमें pH है जो काफ़ी प्रभावकारी यानी कि कारक के रूप के अंदर होता है और वह pH है जो कि उच्च pH पर रंध्र खुल जाते हैं परंतु निम्न pH पर बंद हो जाते हैं। यह है जो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट्स जो उसके होते हैं गार्ड सेल्स में उन पर निर्भर करता है। पत्तियों की जल मात्रा यानी वाटर कंटेंट्स ऑफ लीव्स, ये पत्तियों के अंदर अगर अधिक मात्रा के अंदर या जल की मात्रा अधिक होने पर रंध्र खुल जाते हैं और जल की मात्रा अगर कम होती है तो वह बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते अथवा पूर्ण रूप से है जो बंद हो जाते हैं। ये स्थितियां हैं जो इनके अंदर यानी कि पाई जाती है स्टोमेटा की एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की रेट के अंदर है जो फैक्टर्स हैं वो दो प्रकार के फैक्टर्स यानी कि होते हैं इसके अंदर, आउटर फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। आउटर फैक्टर और इंटरनल फैक्टर में ये देखना है, आउटर का मतलब तो है कि जो वातावरण के होते हैं वो हैं और इंटरनल का मतलब जो पौधे के कारक खुद के स्वयं के होते हैं वो होते हैं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या है कि वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है क्योंकि वो स्टोमेटा है जो खुले रहते हैं, इस वजह से ये इनकी आर्द्रता बढ़ जाती है जो कि अभी हमने देखा। वाष्प निकटतम वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्प का दबाव प्रवणता कम हो जाती है और सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन है
जल वाष्पीकरण वातावरण में कम होता है। फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर है जो कम हो जाती है। इसी के विरुद्ध शुष्क वायु में जब वायु शुष्क होती है तो उस समय वाष्पोत्सर्जन की दर है जो अधिक हो जाती है और अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो शुष्क हवा, जितनी शुष्क हवा रहेगी उसके अंदर यानी कि बढ़ जाती है। दूसरा है लाइट। जैसे जैसे लाइट का यानी कि बढ़ती है तो उसे वैसे वैसे इसकी मात्रा है जो यानी कि ट्रांसपायरेशन की बढ़ती चली जाती है और कई बार यानी कि अनियंत्रित यह भी हो जाती है। अधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उससे पत्तियों के तापमान के कारण तापमान अधिक हो जाता है और जिससे कि वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या है कि प्रकाश की तीव्रता है जो वाष्पोत्सर्जन को डायरेक्ट रूप से नियंत्रित करती है और उस नियंत्रित करने के कारण है जो इसमें होता है। लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन यह प्रकाश है जो बहुत ज़्यादा तीव्रता में होता है तो उस समय बंद भी हो जाता है। तो तीव्रता होगी तो उतना ही अधिक वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है। तो यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है जो इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए यही देखने की बात है कि तापमान में 10 से 11 डिग्री तक वृद्धि से आर्द्रता पर्ण कोशिकाओं की वाष्पीकरण की दुगनी हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे है जो इसके अंदर है जो ये है वाष्पोत्सर्जन की दर है जो बढ़ जाती है। लेकिन अधिक मात्रा के अंदर टेम्परेचर बढ़ती है तो इसके अंदर विल्टिंग आ जाती है। विल्टिंग का मतलब मिलानी या मुरझा जाती हैं क्योंकि पानी की जो अवशोषण क्षमता होती है वह कम हो जाती है और जो ट्रांसपायरेशन रेट है वह अधिक हो जाती है। इसी वजह से जो मिलानी है विल्टिंग है जो उसके अंदर पाए जाती हैं। यह क्रिया दोपहर के समय के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन अपनी चरम सीमा पर होता है तब स्पष्ट देखी जा सकती है। कई बार आपने पौधों को देखा होगा कि दोपहर के अंदर पौधे हैं जो झुक जाते हैं और सायंकाल को वापस है जो अपनी ही पूर्व अवस्था मॉर्निंग वाली अवस्था के अंदर आ जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि दोपहर के अंदर है जो विल्टिंग होती है और सुबह शाम के अंदर विल्टिंग नहीं होती है और सुबह शाम है जो तापमान है जो सामान्यतः सही रहता है। तो परंतु सायंकाल और रात्रि के वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल रुक जाता है और कम हो जाता है। पौधे स्वतः ही मिलानी और अपनी पूर्व स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये अपनी पूर्व स्थिति है जो पहुंच जाती है। इस प्रकार की मिलानी है जिसको कि हम टेम्परेरी ट्रांजिट कहते हैं या अस्थायी मिलानी कहते हैं। लेकिन कुछ मिलानी स्पष्ट होती हैं, प्रोनाउंस्ड नहीं होती और उसी करने प्रारंभ भी है इंसिपिएंट विल्टिंग हो जाती है। इसी के विपरीत यदि मृदा में जल की अधिक कमी से मूल द्वारा जल अवशोषण नहीं हो पाता है तथा जिससे कि पौधे की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की जो होती हैं उसको परमानेंट है जो मिलानी कहते हैं। मिलानी या परमानेंट है जो विल्टिंग कहते हैं। पुनः सामान्य स्थिति रिकवर नहीं हो पाती है ऐसी कंडीशन में, तो इसकी पूर्ति नहीं होने जल की पूर्ति नहीं होती है, इस वजह से ये ऐसी रहती है। तो चरम यानी अल्टीमेट विल्टिंग कहते हैं इसको। स्थायी विल्टिंग या परमानेंट विल्टिंग के कहा जाता है। मृदा में जल प्रतिशत को मिलानी नियतांक है यानी कि विल्टिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। विल्टिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाटर अपॉन सॉयल इनटू 100। यह है जो इसका फॉर्मूला जिसके आधार पर हम है जो इसको निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हैं। विंड यानी कि वायु जब यानी कि चलती है, हवा चलती है तो वातावरण में जैसे जैसे हवा का वेग बढ़ता है उसी के अनुसार है जो छिद्र एक यानी कि खुलते हैं और वह अधिक आर्द्रता बढ़ती चली जाती है। परिणाम स्वरूप है जो इसके अंदर है जो क्या होता है प्रवणता घट जाती है और उसी के साथ साथ में जल का संचय नहीं हो पाता और शुष्क हवा वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा देती है। तो इससे क्या है कि वायु के अंदर है जो पौधों के द्वारा निकलने वाले जो पानी है उसकी अणु अधिक मात्रा में हो जाती हैं और हवा है जो हमारे को शीतल हवा के रूप में दिखाई देती है। तेज चमकीली पर्ण और शीतल इनसे वाष्प की दर में घट जाती हैं यानी कि
जो चमकीली होती हैं उनके ऊपर है जो ये क्यूटीन का निक्षेपण होता है, उसके कारण ये हो जाती हैं। तो ये है जो उसी वजह से यानी कि रहती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफ सोयल वाटर, सोयल वाटर के अंदर क्या होता है कि पानी अधिक मात्रा के अंदर अवेलेबल रहना चाहिए, वो भी किस फॉर्म में, कैपिलरी फॉर्म के अंदर रहना चाहिए। मृदा में जल की निम्नता एवं वाष्पोत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से अधिक हो जाती है, इससे कुछ समय में ही पौधे की स्थिति का हंस हो जाता है, सलत्व हो जाते हैं, यानी कि हंस हो जाता है और पौधा मुरझा जाता है। तो इसी को यानी कि शलत स्थिति, रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन घट जाता है। यही एक कारण है। कई बार क्या होता है कि वाटर लॉगिंग के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि ज़्यादा पानी पौधों को देते हैं हमें जो, और उस पानी के अंदर है जो पौधे को अगर रख दिया जाता है तो डायरेक्ट है जो वह एकदम से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उससे भी पौधा है जो मुरझा जाता है। तो ये है जो इसके अंदर मृदा के अंदर या पानी की उपलब्धता कम भी होना हानिकारक है, तो ज़्यादा होना भी पौधे के लिए हानिकारक है। एक्वेटिक प्लांट्स की स्थिति अलग होती है, उनके अंदर है जो ना तो वाष्पोत्सर्जन होता है और ना ही उनके अंदर है जो स्टोमेटा की स्थिति पाई जाती है, और कुछ में होते हैं तो रूडिमेंट्री होते हैं। आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर है जो पौधे के स्वयं के फैक्टर्स होते हैं या कारक होते हैं, उन कारकों के आधार पर है जो हम है जो इनको देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कारक है, इंटरनल कारक क्या क्या हैं इनके है जो। इनमें इंटरनल कारक हैं जो आप देख रहे हैं कि लीफ की स्ट्रक्चर यानी कि पत्ते की संरचना, पत्ती की जो संरचना होती है वह कई यानी कि क्यूटिकल होती है, मोम की परत हो सकती है, 10वें रंध्र हो सकते हैं और मृतरोम भी हो सकते हैं जो कि उसको स्टोमेटा को घेरे हुए रहते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को घटा जाते हैं। इसी के अनुकूलन में मृदुविद पौधों के अंदर पाए जाते हैं और इसी के आधार पर है जो यानी कि नाभ विन्यास और वितरण, रंध्र की संरचना, पत्ती की जल में भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आपने देखा होगा कि पत्ती है जो जिसके अंदर है जो उसकी स्ट्रक्चर में किस प्रकार का यानी कि ये कंडीशंस रहती है, उस कंडीशंस के आधार पर है जो हम है जो इनको जान सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह है जो पाया जाता है और कैसे होता है। लीफ का एरिया है जो ज़्यादा बड़ी लीफ होती है तो उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर है जो अधिक हो जाती है। मृदुविद पौधों की पत्तियों के अंदर क्षेत्रफल कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर है जो कम हो जाती है। आप हैं जो भली भांति इस बात को जानते होंगे कि पीपल की पत्ती है जो कि बड़ी होती है, आपको चाइना पाम है उसकी पत्ती है जो बड़ी होती है, लेकिन हमें खेजड़ी की पत्ती देखते हैं या कीकर की पत्ती देखते हैं या और की पत्ती देखते हैं, माइमोसोपीडिका की पत्ती देखते हैं, तो वह एक छोटी छोटी पत्तियों पूर्णांक में छोटे छोटों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और उसी के कारण क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर है जो बहुत कम हो जाती है। जितनी छोटा एरिया होगा उतनी वाष्पोत्सर्जन की दर है जो कम होगी। तो ये है जो इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है इसके अंदर पौधों की आयु, एज। अगर पौधे हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर है जो नवोद्भिद पौधे होते हैं यानी नए पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा यानी पौधों के अंदर परिपक्व पौधों के अंदर अधिक होती है, नए के अंदर यानी कि कम होती है और परिपक्व में ज़्यादा होती है। अत्यधिक वृद्ध होने के बाद में इस वाष्पोत्सर्जन बहुत है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मूल प्ररोह है यानी कि रूट शूट रेशियो है, अनुपात जो होता है यानी कि मूल प्ररय अनुपात होता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस मात्रा के अंदर जितना अमाउंट रूट का यानी कि होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर मान लीजिए कि ऊपर शूट है तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर है जो बढ़ जाती है और वह है जो इसको प्रभावित करती है। तो यह अनुपात भी है जो एक अनुकूलता के रूप के अंदर होना चाहिए। इसके बाद के अंदर हमें देखते हैं कि सिग्निफिकेंस यानी कि सिग्निफिकेशन ट्रांसपायरेशन का है जो क्या महत्व है। ये क्या है कि अत्यधिक जल को रिमूवल करता है। पौधों के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी होता है तो यह रिमूव करता है इसको। कहने का मतलब वाष्पोत्सर्जन एक अन्य लाभकारी प्रभाव होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाँ, जो ये सिग्निफिकेंस है यानी पानी है
जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो पानी का एब्जॉर्प्शन भी उसी के अनुसार बढ़ता है। तो इसका है जो एक ऋणात्मक तनाव है, यानी कि बढ़ जाता है, और उस तनाव के कारण है जो दाब, मूल दाब है जो बढ़ता है, वो मूल दाब बढ़ता है, जिससे कि मूल मृदा से जो जल का अवशोषण करता है। खनिज अवशोषण और रसारोहण, मिनरल्स अब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप, यह भी क्या होता है कि जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो यह भी बढ़ जाता है, यानी कि मिनरल का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और असेंट ऑफ सैप भी बढ़ेगा। रेगुलेशन ऑफ प्लांट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कई बार देखा होगा कि हम है जो पेड़ की छाँव के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पर क्या है कि पेड़ के जो नीचे है जो टेम्परेचर है जो ठंडा रहता है, जबकि बाहर है जो इसका टेम्परेचर है जो अधिक होता है वातावरण का। ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि यह आसपास के एरिया के अंदर जितना भी वाष्पित जो जल होता है, ट्रांसपायरेट जल होता है, वह ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, और उसके कारण है जो यह वातावरण को एक नमी प्रदान करता है, और इससे पौधे के तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। वाष्पोत्सर्जन के हानिकारक कारण, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांसपायरेशन, इसके हानिकारक इफेक्ट्स हैं जो भी हो जाते हैं, जैसे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधा मुरझा जाता है, वाष्पीकरण होता है जो कि हानिकारक सिद्ध होता है और घातक होता है। तो कभी कभी जल की है जो कमी हो जाती है, और जिससे शुष्कता यानी कि डेसिकेशन हो जाता है, और पौधा है जो इंजुरी यानी क्षति पे चला जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य अहित है, ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इविल जैसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पादपों का कुल अवशोषित जल का 97% भाग होता है जो हंस होता है, यानी कि हंस का मतलब यानी कि लॉस हो जाता है। बाकी 3% ही पौधे की क्रियाओं के लिए काम में, उपापचयी क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो वाष्पोत्सर्जन है जो मूल द्वारा अवशोषित किया जाता है, खनिजों की पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और परंतु अवशोषण अधिक वाष्पोत्सर्जन होने से पादप मुरझा जाते हैं और पादप की मृत्यु तक भी हो सकती है। कोर्टिस 1926 में ठीक ही कहा था, वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य अहित है, तथा स्टीवर्ड के अनुसार है वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य अहित है। तो यह है कि एक तरह से अहित होते हुए भी यह जो उपयोगी भी है और अहित भी है, क्योंकि लॉस है हमारे पौधे का, पौधे से लॉस होता है, इसको मेंटेन रखना पौधे की जो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसको कि हमें जो इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद के अंदर हम बात करते हैं यानी कि एंटी ट्रांसपायरेंट्स। कुछ एंटी ट्रांसपायरेंट यानी कि प्रतिवाष्पोत्सर्जक होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनका काम में लिए जाने से क्या होता है, लेकिन यह हर समय संभव नहीं होता है। केवल क्रॉप प्लांट्स जो उनके पादपों में प्रयुक्त होने वाले रसायनों जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं, परंतु अन्य क्रियाओं में प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि को भी प्रभावित नहीं करते हैं। इनको एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इस प्रकार से हैं जैसे रंगीन प्लास्टिक, सिलिकॉन तेल, कम श्यानता वाली यानी कि मोम इत्यादि प्रयुक्त किए जाते हैं। ये पदार्थ पर्ण की सतह पर रंगीन पारदर्शी परत बनाने से यह है जो परत है जो O2 और CO2 के लिए पारगम्य होती है, और परंतु जल और वाष्प के लिए यह अपारगम्य होती है। फिनाइल म्यूरिक एसिड FMA और एस्प्रिन एस्प्रेसिक एसिड कुछ ऐसे रसायन हैं जो कि रंध्रों को आंशिक बंद कर देते हैं और प्राकृतिक सांद्रता को 0.03% से कम की सांद्रता पर CO2 की एक प्रभावी अवशोषण होती है। कई बार आप है जो नर्सरी के अंदर गए होंगे और गार्डनरिंग के लिए या घरों के लिए फूलों के एक ऐसे भी पौधे हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट खरीदने के लिए गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक ग्रीन नेट बंधी हुई होती है, और वह ग्रीन नेट होती है जो कि वाष्पोत्सर्जन को भी कम करती है, टेम्परेचर को भी कम करती है, और उसी के साथ साथ है जो अधिक मात्रा के अंदर पौधों में पानी इकट्ठा होता है उसको भी कम कर दी है। तो ये और जो धूप है जो पौधों की आवश्यकता अनुसार है जो उस ग्रीन नेट में से अंदर आती रहती है। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच इन द गार्डनिंग और इन द नर्सरीज। ये है जो एक होता है। नेक्स्ट है हमारा गटेशन यानी कि बिंदु सराव। बिंदु सराव होता है जो कि पौधों के से बिंदु के रूप के अंदर है जो निकलता है, और ये पर्ण की है जो सिरों के ऊपर है जो बूंदों के रूप के अंदर होता है। इसी में क्या है कि आलू, बंद गोभी, टमाटर और घासों में तीव्र
से यह है जो मिलता है। और इसी की वजह से क्या है कि बाहर निकलता है। और ये जल के हैं रंध्र है जो मध्य वाष्प के निकट में स्थित होते हैं तथा पत्ती के ये जीवन काल के अंदर दिन रात खुले रहते हैं। दिन रात ये है जो वो खुले रहते हैं, क्योंकि यह इनका नाम है वाटर स्टोमेटा और दी हाइड्रेट थॉट्स। ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि रहते हैं। इनके आधार पर है जो इनको